से प्रभावशाली था और जिसकी वजह से बाबा साहब को फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। तो ये केवल बाबा साहब की बदौलत है कि आज हम लोग रिपब्लिक यानी प्रजासत्ताक में या फिर लोकसत्ताक राज्य में रहते हैं। ये इसीलिए संभव हो सका, बाबा साहब ने इसके बारे में बहुत मेहनत की, अपनी बुद्धिमत्ता का उन्होंने लोहा लिया और सारे लोगों को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बहुत दिग्गज लोग थे, वो देखते देखते बाबा साहब के विचार में इतने मिल गए कि जो बाबा साहब कहते थे वही होता था। ऐसी बात बनती गई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में करीब करीब 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक यहाँ ये बात चली। लगभग 3 साल तक बाबा साहब इस देश की मॉडर्न इंडिया की विचारधारा बना रहे थे। और जैसे हम कहेंगे कि आज का जो इंडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, डॉक्टर अंबेडकर की आइडिया ऑफ इंडिया है। ये सारी आइडिया ऑफ इंडिया बाबा साहब अंबेडकर रिपब्लिक में ऐड करना चाहते थे। रिपब्लिक का मीनिंग जो कल बताया गया है, उसमें बुद्ध के जमाने में 16 जनपद थे। कल 10 जनपद का जिक्र बहन जी ने किया था, लेकिन वो 16 जनपद थे और ये सारे 16 के 16 जनपद थे। वो जैसा कि आज हम समन संघ के बारे में सोचते हैं, वही आइडिया बुद्ध के वक्त और बुद्ध से पहले भी इमर्ज हो गई थी। वो डेमोक्रेटिक आइडिया थी। सिर्फ उसमें इतना फर्क था कि डेमोक्रेसी के लिए अभी जैसा लोगों से चयनित किया हुआ शासन चलता है, उस वक्त राजा को चयनित किया जाता था। जैसे कोई ट्राइबल हुआ करते थे, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, 70,000 साल पहले हमारा जो पूर्वज इंसान है, जैसा दिमाग की तरीके से सोचता था, वैसी ही सोच आज हमारी भी है। और आधुनिक काल में जो 70,000 साल पहले जो सोचने का ढंग था, वो उस वक्त की टेक्नोलॉजी, उस वक्त के हथियार, उस वक्त की व्यवस्था और उस वक्त की उपलब्ध जो जानकारियां थी, उस हिसाब से। लेकिन उसके बाद आइडिया जो डेवलप हुई, वो कबीले की आइडिया आई, फिर कबीले का लीडर बनाने की आइडिया आई और देखते देखते फिर बुद्ध के जमाने के तक रिपब्लिक आइडिया डेवलप हो चुकी थी। और ऐसे में ही राजा को चयनित किया जाता था सभा से। और ये आइडिया जब बुद्ध बने, तो उन्होंने, जैसे बाबा साहब ने बुद्ध यानी धम्म में लिखा है, उस वक्त के जो चिंतक थे, जैसे चारवाक हुआ हो गए थे उस वक्त, फिर एक गौतम थे जो उस जमाने के थे चिंतक, और कंपैरेटिव जितने भी चिंतक थे, ये मोगली पुत्र थे, ये मोगली गोसाल थे और एक कात्यायन थे। ऐसे 4-5 जो थिंकर थे, उन्होंने जो रिपब्लिक की आइडिया डेवलप की थी, उस आइडिया को तथागत बुद्ध ने काफी डेवलप किया। और बाद में जाके भले ही सम्राट अशोक के जमाने तक राजा की आइडिया हो, लेकिन राजा ठीक इसी तरीके से काम करता था जो कि बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी थी। और सम्राट अशोक ने तो जैसे बुद्ध ने कहा, वही अपने शासन का रूल बनाया। इसका मतलब आज की डेमोक्रेसी जो मानवता के हिसाब से ये जो डेवलप हुई, ये देन बुद्धिज्म की है, तथागत बुद्ध के विचारों की है। बाबा साहब सारे साल तक, 2-2.5 साल तक बाबा साहब यही बात आधुनिक भारत की आइडिया ऑफ इंडिया को बताने के लिए तत्पर थे। और उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया। कुछ बातें हासिल नहीं हुई जो कि उनके हासिल होने के बाहर की थी। जैसे कि पार्लियामेंट में कभी भी कोई अगर रेजोल्यूशन लाना है और उसको पारित करना है, पास करना है, तो उसको संख्या बल चाहिए होता है। बाबा साहब तो अकेले ही थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से वो चयनित हो गए थे और वो अकेले होने की वजह से जितना संभव हो सके उतना वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने प्रभाव से पारित कर पाए, ला सके कॉन्स्टिट्यूशन में। उनकी एक आइडिया, रिपब्लिक की आइडिया ये थी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो हेड ऑफ द स्टेट जो चुनेगा उसको लोग चुनेंगे, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं होगा कि वो गरीब हो या अमीर हो या किसी राजघराने से हो या किसी जमींदार के घराने से हो। जिसकी जितनी काबिलियत हो उसके हिसाब से वो तैयार। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब ने, वो रिपब्लिक की आइडिया
2-2.5 साल तक इस देश को समझाने की कोशिश की। और वो आइडिया बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, और जो राज्य के शासन करने के जितने भी तरीके, तौर तरीके थे, उसमें डालने की कोशिश की, जिसके बदौलत आज हम देखते हैं कि 131 लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से संसद में आते हैं, और करीब 1500 लोग हैं जो मेंबर ऑफ काउंसिल है, एमएलए है, वो चुन कर आते हैं। इतने सारे लोगों को प्रतिनिधित्व का आवाज देना, उनको अधिकार देना, ये बातें केवल रिपब्लिक आइडिया से संभव हो पाई थी। बाबा साहब की कुछ मजबूरियां भी थी, जैसे कि हम देखते हैं 15 मार्च 1946 में बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज एक नाम की एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी। वो किताब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बाबा साहब ने सबमिट की थी। वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है वो किताब, और वो इतनी अच्छी किताब थी कि उसमें बाबा साहब ने 2-3 बातें रखी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आई है, और जिसके बदौलत पिछले 70 साल से जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को विरोध करते हैं, वो अपनी विचारधारा अब हमारे बीच पर, हमारे ऊपर थोपने में सक्सेस हो गए। वो कौन सी विचारधारा थी? बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में एक बात रखी थी। उनका कहना था कि हमको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल ये राइट्स चाहिए। तो ये राइट्स कैसे चाहिए? तो जो लोग डिप्रेस्ड है, जो लोग पीड़ित है, जो लोग वंचित है, उनको वो राइट्स मिलने चाहिए। जैसे इकोनॉमिक राइट्स मिलने के लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में जो विचार दिया है। लेकिन बाबा साहब उसको संभव था ऐसे ऐसे करना चाहते थे। उनका कहना था कि देश की जितनी भी संपत्ति है, खासकर जमीन है, कृषि है, उसको जो जमीन उसके ऊपर मेहनत कर सकता है, जमीन को उसकी मशागत कर सकता है, तो उसको वो जमीन आवंटित करनी चाहिए। और एक बार जमीन आवंटित की तो 20 साल तक उसके पास ही वो रहनी चाहिए। और उसका जितना भी सेत सारा हो, जितना भी टैक्स लगेगा, वो टैक्स तो वो देगा। लेकिन अगर वो वंचित समाज से, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और वो ओबीसी है, अगर इन 3 क्लास से अगर है, तो उसको 0% से बैंक की तरफ से लोन फाइनेंस होना चाहिए उसकी खेती की मरम्मत के लिए। और उसका जो अनाज उग कर आएगा, उसके लिए मार्केट कमिटियां, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटियां जो आज की मंडियां है, उसमें भी उसको कंसेशन चाहिए। और उसको एग्रो प्रोसेसिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने 0% के रेट से मदद करनी चाहिए। तो दूसरी आइडिया उन्होंने ये रखी थी कि कम्युनिटी फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग। वो ये चाहते थे कि जो लोग गरीब भले ही हो, लेकिन उनके उनके बीच में अगर खेती को करने की अगर क्षमता है, तो उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग करके वो 20 लोग 30 लोग एक गांव में आकर इकट्ठा खेती करे, और उसका जो एरिया जो रहेगा खेती का, वो 2 एकड़ 4 एकड़ के बजाय, 2 बीघा 5 बीघे के बजाय, वो 100 एकड़ 200 एकड़ एक ही तरीके की जमीन एक ही साथ वो की जाए। और जिसको जितनी खेती आवंटित की जाए, वो कलेक्टिव उसकी वो मशागत करे, उसकी वो देखभाल करे। और उसका जो प्रोड्यूस आएगा, वो प्रोड्यूस गवर्नमेंट खरीदी करेगी, उसके ऊपर एग्रो प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रियां खड़ी करेगी, और फिर उसके जितना भी उपज आएगी उसकी खेती से, वो उसको उसी तरीके से जिसका जितना इनकम आएगा उस हिसाब से उसको डिविडेंड दिया जाए। ये आइडिया उन्होंने रखी। दूसरा उन्होंने ये रखा था कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, खासकर 940 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे 1991 तक। अभी तो पता नहीं 60 या 70 ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब बेचे गए हैं। और ये भी यही है कि बाबा साहब की रिपब्लिक की आइडिया ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करने की वजह से, और ठीक ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आने की वजह से ऐसा हुआ कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसको प्राइवेट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में करीब करीब 90 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इससे हमको 90 लाख रोजगार उपलब्ध हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से 20 लाख के ऊपर रोजगार नहीं है। इसका मतलब है कि करीब करीब 60 लाख रोजगार हमने पिछले 20-25 साल में खो दिए।
ये इसी वजह से हुआ कि आइडिया ऑफ रिपब्लिक बाबा साहब की इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा अभी? हम हम ये डिमांड करें कि जो बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में जो बातें लिखी थी, उसमें ये भी लिखा गया था कि जो भी गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, जैसे वो पैदा होगा तो उसका जो इंश्योरेंस है वो शासन करेगा। जो अभी अभी जो स्कीम आई है, वो स्कीम बाबा साहब 1951 को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। दूसरा, उसमें वो उन्होंने ये प्रोविजन रखा था, अगर खेती या दहाड़ी मजदूर हो, उसकी अगर मौत हो जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो इंश्योरेंस है वो नेशन पेड करेगा और उसकी कीमत तय की जाएगी। जिसको कि अगर क्लास 4 का जॉब है, क्लास 3 का जॉब है, क्लास 1 का जॉब है या कोई इंटेलेक्चुअल जॉब है, तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस की रकम तय की जाएगी। और अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अपघात हो जाता है, तो उसके जो भी वारिसदार रहेंगे उसको वो पूरा इंश्योरेंस मिलना चाहिए। लेकिन ये बात पिछले 70-80 साल में इम्प्लीमेंट नहीं हुई ठीक से। और एक बात उन्होंने कही थी कम्युनिटी फार्मिंग की। उन्होंने एक कहा था कि किसी कम्युनिटी भी अगर चाहती हो तो उसको जमीन आवंटित की जाए। गंगा का पानी सीधा कावेरी तक लाने के लिए उन्होंने गार्लन प्रोजेक्ट इरिगेशन की फैसिलिटी की भी एक स्कीम सजेस्ट की थी, जो कि गंगा से पानी निकाल कर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर वो जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु तक वो कावेरी तक पानी चला जाएगा। और इसमें जितना भी ड्रॉट एरिया हो, जो बंजर जमीन हो, वो बंजर जमीन गरीब लोगों को, खासकर SC ST और OBC लोगों को आवंटित की जाए और उसके ऊपर फिर वोट देने के लिए कम से कम 100 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो वहां पर खड़ी की जाए। ऐसी काफी सारी योजनाएं बाबा साहब ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली डिबेट में पुटअप की गई थी। लेकिन इतना संभव इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सरंजाम था जार थे और जमींदार थे। और कांग्रेसी लोग भी ऐसे ही थे, वो तो जमींदारों की जो प्रिंसरली स्टेट्स जो थे उनकी ही बाजू लेते थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी बाबा साहब ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस की बात को उनके दिलो दिमाग में बसाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डाल दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि पिछले 70 साल में हमारे जो 131 खासकर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और करीब 1500 हमारे असेंबली के मेंबर्स है, इन्होंने ये बाबा साहब की बात को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक ढंग से समझने की कोशिश नहीं की और इसके ऊपर वो पार्लियामेंट में वक्त वक्त पर आवाज उठा नहीं सके। अब ये सारा का सारा काम, सारी जिम्मेदारी आज के इंटेलेक्चुअल अम्बेडकराइट लोगों के ऊपर है, खासकर जिन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाया है, खासकर बाबा साहब की थ्योरी को भली भांति जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को जीने का एक मकसद बना लिया है कि बाबा साहब की विचारधारा को ही मैं सारी जिंदगी भर उसके ऊपर काम करूंगा। ऐसे लोगों के ऊपर अभी ये सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये संभव करने के लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए एक ही संभव है, जैसा कि 2 अप्रैल 2018 में हमने 10 लाख लोगों ने रस्ते पर आकर एट्रोसिटी का एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी का एक्ट है, वो हमने फिर से बहाल करा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शरण मानी और पार्लियामेंट को लगा कि अगर ये एक्ट रद्द नहीं कर दी जाती है तो ये विद्रोह हो सकता है। तो यही बात आज हमको करनी है। लेकिन इसके लिए करना क्या? तो जब तक हम लोग ये बाबा साहब की आइडिया ऑफ इंडिया की जो फिलॉसफी है, हम समविचारी लोगों के बीच में नहीं फैलाएंगे और उनको इसी मुद्दे पर एक नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं लाएंगे, तब तक हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। और ये अगर हम करेंगे तो ही बाबा साहब की आइडिया ऑफ रिपब्लिक इंडिया की जो कोशिश उन्होंने की थी, वो आइडिया आज वास्तव में हम लोग ला सकते हैं। इसी के लिए विद पीपल समन संघ ने इसके ऊपर गंभीरता से सोचने की बात की है। उन्होंने बार बार इसके ऊपर सोचा है, इसके ऊपर वो गहराई से दिन रात सोचते हैं और उसके लिए अपना तन मन धन जितना भी सारा कुछ, सारी एनर्जी, सारी ताकत विद पीपल संघ के लोग एक मुद्दे के ऊपर लगाए हुए हैं और हमको इसी के ऊपर आगे चल के कोशिश करनी पड़ेगी। और ये दूसरा कोई नहीं करेगा। बाबा साहब कहते हैं कि आपको शेर के गले में जाके घंटी बांधनी होगी। शेर, हो सकता है कि शेर आपको खा डालेगा, खाने दो उसको,
लेकिन जब तक आप शेर के गले में घंटी नहीं बांधोगे तो शेर की चलने की आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी। और ये जो शेर है वो असली शेर नहीं है। शेर की चमड़ी अपने शरीर के ऊपर लगकर वो शेर की आवाज निकालने की कोशिश कर रही है सिस्टम। ये कोशिश सिस्टम जो है इतनी ताकतवर नहीं है। जिस दिन हम इकट्ठा हो जाएंगे ये सिस्टम हमको तुरंत डर जाएगी, क्योंकि ये डरपोक सिस्टम है। हम लोग इकट्ठा नहीं है, इसीलिए वो अपनी आवाज ज्यादा जोर से लगाती है सिस्टम और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करती है। तो चलो हम लोग इकट्ठा हो जाएं, हम जुड़े जोड़े और हम लोग जीते। बस दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। इसीलिए वी द पीपल समन संघ के सारे साथी बाबा साहब की रिपब्लिक ऑफ इंडिया की आइडिया को अपने दिलो दिमाग में बसा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सारे भारत के जितने भी 120 करोड़ लोग SC ST और OBC जो मूल निवासी या फिर समन संघीय मूलता जन्मता समन संघीय है, उन्होंने अपने दिलो दिमाग में जुड़ने की और जोड़ने की आइडिया लेनी चाहिए, जिसके बदौलत हम लोग अगले साल का जो रिपब्लिक होगा तो और ताकतवर करेंगे। और आने वाले 4-5 साल के जितने भी रिपब्लिक होंगे वो सही मायने में अम्बेडकरी विचारों के रिपब्लिक डे मनाए जाएंगे। क्या हम उसके लिए तैयार है? अगर है तो आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ और जीतने के मार्ग पर हम चल पड़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, संघं नमामि, जय संविधान।